पीले चेहरे वाला व्यक्ति थोड़ा पीछे की ओर कुर्सी पर झुक गया और जवाब दिया, अगली बार मैं सावधान रहूँगा। लेकिन जिस मैजिशियन ने मेरे शिकार को बचाया है, क्या तुम्हें उसकी पहचान के बारे में कुछ पता चला? मुझे ये कैसे पता चलेगा? तुमने खुद उसके चेहरे को साफ नहीं देखा। उम्मीद है कि वो सिर्फ एक रैंडम मैजिशियन रहा हो। अगर वो सच में हमें निशाना बना रहा है तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। तो मैं अभी जाकर उसे मार डालूंगा। क्या तुम पागल हो? एक या दो आम लोगों की मौत को नकली बनाना आसान है, लेकिन अगर एक मैजिशियन मर गया तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि हंटर यूनियन अलर्ट नहीं होगा? बस अपने आप पर लगाम लगाओ और यहीं रहो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चेतावनी देते हुए उसे कहा, तुम हमेशा मेरे लिए इतने सख्त क्यों रहे हो? जब उसने गड़बड़ की तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तुमने उसे कभी नहीं डांटा और तुमने सभी पर कर्फ्यू डाल दिया, लेकिन उसका क्या? पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने असंतोष के साथ कहा। अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे हार्मफ से कहा, तुम उसके जैसे अलर्ट कभी नहीं थे। वो एक बड़े इंस्टीट्यूशन में है, पावरफुल मैजिशियंस के ग्रुप का सामना कर रही है, फिर भी उसने कभी किसी का ध्यान नहीं खींचा। मैं उसे कर्फ्यू में क्यों डालूंगा? पीले चेहरे वाला व्यक्ति अनप्लीजेंट लग रहा था, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। बस नकुल, बस वही करो जो मैंने तुमसे कहा है। अब छोटी बहन का शिकार मत करना, नहीं तो तुम उनके जाल में फंस जाओगे। अगर एक सीनियर हंटर इसमें शामिल हुआ तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे बहुत ही खतरनाक लुक देते हुए कहा। "हं, समझ गया। स्कूल हमेशा यूथ की एनर्जी से भरा रहता था। हर स्टूडेंट आदर्श की तरह नहीं था, जो पहले से ही अपने हाई स्कूल के दिनों में ही सभी तरह के भयानक डिमन बीस्ट का सामना कर चुका था। इसलिए स्टूडेंट्स ने कभी भी डिमन बीस्ट का सामना करने के डर या समाज में फैले करप्शन का अनुभव नहीं किया था। मैजिक इंस्टीट्यूट में सब कुछ आशा और एंटिसिपेशन से भरा हुआ था। गिरे हुए सूखे पत्तों से ढकी एक बेंच पर अवनी मैजिक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स से जलन महसूस कर रही थी। वो केवल एक नॉर्मल लड़की थी जिसने मैजिशियन बनने के नेक रास्ता नहीं अपनाया था। जब उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वाले स्टूडेंट्स को देखा तो उसे वैम्पायर की ज़बरदस्त पावर की याद आ गई, जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। अवनी को इस बात का पछतावा था कि उसने मैजिक स्कूल में पढ़ने पर जोर क्यों नहीं दिया, वरना वो उतनी हेल्पलेस नहीं होती जितनी अब थी। आदर्श का अपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के पास ही था। अवनी पहली बार किसी मैजिक इंस्टीट्यूट में आई थी। उसने उदासी से खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां वो नहीं थी। वो एक तड़प और पछतावा महसूस कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर अकेलेपन की भावना थी। वो ये नहीं जानती थी कि अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। दिन ढलते ही हवा ठंडी हो गई। कभी कभी कुछ लोग उसके अनोखे स्वभाव को देखकर उसके पास से गुजरते थे। आमतौर पर अवनी को कुछ मैजिशियंस से दोस्ती करने में खुशी होती, जिन्हें देश के स्तंभ की तरह देखा जाता था। फिर भी इस समय उसका मूड अच्छा नहीं था। वो फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करती थी तो वो एक आदमी को एक कोट के अंधेरे में छिपा हुआ देखती थी, और जब उसकी आंखें खुलती तो ऐसा लगता जैसे वो फिगर उसके सामने ही था। क्या आपने अपनी क्लास पूरी कर ली? अंत में अवनी ने एक जाने पहचाने चेहरे को उसकी ओर चलते हुए देखा, जिससे उसके दुखी चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ, मैं इन्फॉर्मेशन की तलाश में गया था। यहाँ लाइब्रेरी में डिमन बीस्ट के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, फिर भी मुझे वेम्पायर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आदर्श ने हेल्पलेसली कहा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अगर तुम इसे अकेले करोगे तो इसमें मुश्किल होगी। अवनी ने कहा। वो कुछ करना चाहती थी। ठीक है, हम कल लाइब्रेरी चलेंगे। आदर्श ने सिर हिलाया। दूसरे दिन आदर्श अवनी को सुबह सुबह लाइब्रेरी में ले आया। कुछ अनफोर्सिन सरकमटेंसेस के कारण आयशा भी उनके पीछे पीछे लाइब्रेरी आ गई थी। आयशा बहुत ही गुस्से में थी। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि किसी को भी बिना सबकी परमिशन लिए किसी को अपार्टमेंट में लाने की परमिशन नहीं है। फिर भी आदर्श एक लड़की को साथ ले आया था जिसने रात भी बिताई थी। आशा के चेहरे पर टेरिडे लुक से इमेजिन किया जा सकता था जब वो अपने पजामे में कमरे से बाहर निकली और एक लड़की को आदर्श के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। वो बहुत ही गुस्से में थी।
और तुरंत ही समायरा को इसके बारे में बताया था कि आदर्श के असली कैरेक्टर को उजागर किया जा सके। समायरा रिलेटिवली काम थी, लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आदर्श एक लड़की को अपार्टमेंट में क्यों लाएगा। आदर्श ने मोटे तौर पर सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी दो लड़कियां इससे पूरी तरह कन्विंस नहीं थी, खासकर आशा, जिसने लाइब्रेरी में उसका पीछा करने पर जोर दिया था। सॉरी मालकिन, मैं काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, आदर्श ने आयशा को सख्ती से कहा। जो काम हंटर्स करते थे वे खतरों से भरे हुए होते थे। अगर ज़रूरी ना हो तो आदर्श अपने काम में किसी को भी शामिल करना पसंद नहीं करेगा। इसके अलावा अवनी को अंधेरे में छिपे एक वैम्पायर द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। आदर्श ने पहले से ही अवनी के लिए एक और अपार्टमेंट अरेंज कर दिया था और वो दोनों टेम्परेरी उसमें चले गए थे। तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? क्या तुम वेम्पायर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढ रहे हो? मैं भी थोड़ी मदद कर दूंगी। हो सकता है कि मैं वेम्पायर को पकड़ने में भी तुम्हारी मदद कर दूं। आयशा ने आदर्श को टेढ़ी नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। आयशा जानना चाहती थी कि क्या आदर्श ने अवनी के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप बनाया था। अगर ऐसा होता तो वो अपनी बहन समायरा को इस कृतज्ञ आदमी के बारे में भूल जाने के लिए मना लेती। नॉनसेंस! मैं तुम्हें इस समय नहीं देखना चाहता। क्या तुम नहीं समझी? आदर्श ने थोड़े गुस्से से कहा और आयशा को गड़बड़ करने का कोई मौका नहीं दिया। आयशा आदर्श के गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखकर चौंक गई। थोड़ी देर बाद आयशा ने आदर्श को बेतहासा लाते और घुसे मारे, फिर भागते हुए उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। आयशा का पीछे करते हुए आदर्श ने एक गहरी सांस ली। आदर्श से टेंशन में नहीं था कि आयशा उसे परेशान करेगी, लेकिन वो जानता था कि इंसानी इलाकों में छिपे ये डीमन बीस्ट कितने खतरनाक थे। वे ज़्यादातर प्रतिशोधी थे और किसी भी समय अंधेरे से हंटर्स या हंटर्स के आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए सामने आ सकते थे। इसलिए जब वो काम कर रहा था तो आदर्श कभी भी उसके करीबी किसी को भी शामिल नहीं करता था। हालांकि आयशा और समायरा स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट मैजिशियन थे, लेकिन अंधेरे में छिपे हुए कुछ चालाक डीमन बीस्ट के खिलाफ जाने पर उनकी इंटेलिजेंसी छुटकी जैसे हंटर मास्टर की 10वां हिस्सा भी नहीं थी। ये डीमन बीस्ट जो इंसानों के बीच रह रहे थे खुद का भेष बदलना जानते थे और ज़्यादातर समय वे पावरफुल लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड मैजिशियन को आसानी से मार सकते थे। लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी थी और कई फ्लोर्स में डिवाइडेड थी। ऊपर की फ्लोर पर किताबें रिलेटिवली पुरानी थी और बहुत ही कम थी। उस मंजिल पर ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे। आदर्श और अबनी ने किताबों में इंफॉर्मेशन ढूंढना शुरू कर दिया, जबकि वे छुटकी के किसी भी रिजल्ट के साथ आने का वेट करने लगे। छुटकी नॉर्थ कंट्री क्लब की जासूसी करने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो वेम्पायर उस दिन के बाद से नहीं दिखा था, जैसे कि उसे कुछ पता चल गया हो। छुटकी थोड़ी छोटी थी, अपने नॉर्मल स्मार्ट चकमा देने वाले तरीकों को पीछे छोड़ने के बाद रिमार्केबल एडोरेबल थी। इंसानों के बीच छुपे हुए डीमन बीस्ट सहित कोई भी उस पर शक नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी कर रही हो। एक मासूम छोटी लड़की को एक एक्सपीरियंस हंटर मास्टर के रूप में कौन सोच सकता था, जो डीमन बीस्ट को ख़त्म करने में एक्सपर्ट थी। आदर्श केवल अच्छी खबर के साथ छुटकी के लौटने का इंतज़ार कर सकता था, जबकि वो एक वैम्पायर की कमज़ोरियों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आदर्श उस सीन को कभी नहीं भूल सकता था जहां वैम्पायर ने उसके दिल को खींचकर बाहर निकाल लिया था। फिर भी कुछ ही समय में उसका छेद अपने आप ठीक हो गया था। ये इम्पॉसिबल था कि उस तरह के एक अजीब क्रिएचर के खिलाफ नॉर्मल तरीकों का कोई फ़ायदा हो। इसलिए वो उम्मीद कर रहा था कि पुरानी बुक्स से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। आदर्श बुक सेल्फ की एक रो चेक कर रहा था जब उसने अचानक ही बुक्स के बीच एक जानी पहचानी गॉर्जियस पीट को देखा। वही अट्रैक्टिव ब्लैक हेयर जो सामान्य की तरह बिल्कुल सीधे होने के बजाय मरमेड के बालों की तरफ फैले हुए थे। उसके बालों के निचले आधे हिस्से के चारों ओर एक ब्लू स्पैरो का हेडबैंड था, जिससे एक एलिगेंट और काल्म लुक मिला। वो पूरी तरह से रैक से एक किताब चुनने पर ध्यान दे रही थी और इस बात से अनजान थी कि उसके पीछे की अलमारियों के पीछे से कोई उसे घूर रहा था। आदर्श ने उसकी पीठ को देखकर ही उसे पहचान लिया। तन्वी, क्या सरप्राइज है, वो भी यहाँ है? आदर्श अपने आप में बुदबुदाया।
फायर एलिमेंट की देवी के बारे में सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके पास हमेशा एक नया हेयर स्टाइल रहता था, ठीक उसी तरह जिससे बाकी लड़कियां हमेशा अलग कपड़े पहनती थी। इसने उसे हर एक दिन एक अलग तरह की लुभावनी अपीयरेंस दी। आदर्श हैरान था जब उसने महसूस किया कि ऋतु जो हमेशा तन्वी के साथ रहती थी, अभी वो उसके साथ नहीं थी। तन्वी कोई बुक ढूंढ रही थी, बाकी स्टूडेंट शायद ही कभी टॉप फ्लोर पर आते थे, इसलिए यह साफ था कि तन्वी कुछ रेयर मैजिक बुक्स की तलाश कर रही थी। आदर्श ने उसे एक लाल कवर के साथ एक बुक को उठाते हुए देखा। तब वो अचानक ही अलमारी के पीछे छुप गया और तभी लड़की अचानक ही घूम गई। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक उठी जैसे ही वो आदर्श की दिशा में घूमी और उसकी आंखों में देखा। ये तुम हो? तन्वी ने आदर्श को जल्दी ही पहचान लिया। फायर स्कूल में हर कोई जानता था कि आदर्श कौन था। हाल की घटनाओं के बाद उसे डीमन किंग का टाइटल वापस पा लिया था। ओह, क्या संयोग है! आदर्श मुस्कुराया। इस बार आदर्श ने पहली बार तन्वी के चेहरे सामने से देखा था। वो सच में फायर एलिमेंट स्कूल की देवी थी। उसके सॉफ्ट टेंडर स्किन और एडोरेबल नोज को छोड़कर उसकी चार्मिंग आंखें ही किसी को भी उसकी सुंदरता में खो जाने का एहसास कराने के लिए काफ़ी थी। शायद ये फायर एलिमेंट के कारण था, लेकिन भले ही वो एक लिली की तरह शांत थी, फिर भी वो एक चार्मिंग एन्चेंटिंग ऑरा का उत्सर्जन कर रही थी। जब वो मुस्कुराती थी तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। क्या तुम भी एक बुक ढूंढ रहे हो? तन्वी ने पूछा। सच तो ये था कि उसने उसकी निगाहों को पहले ही भांप लिया था। वो शुरू में इससे परेशान नहीं थी और केवल तभी मुड़ी जब घूरना उसकी अपेक्षा से ज़्यादा समय तक रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इंसान डीमन किंग आदर्श होगा जो हाल ही में इतना कुख्यात था। हाल ही में उसने उसका नाम कई बार सुना था। हाँ, लेकिन मैंने स्कूल में ज़्यादा समय नहीं बिताया है, इसलिए मुझे वो वाली बुक नहीं मिली जो मैं चाहता हूँ, आदर्श ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम कौन सी बुक ढूंढ रहे हो? तन्वी ने पूछा। वैम्पायर से रिलेटेड? आदर्श ने कहा। ऐसा लग रहा था कि तन्वी यहाँ रेगुलर आती थी क्योंकि वो सभी बुक्स से काफ़ी फेमिलियर थी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तन्वी ने कहा। आदर्श थोड़ा हैरान था। उसे बताया गया था कि उसके एलिमेंट की देवी अनअप्रोचेबल अगम्य थी, फिर भी वो उसकी पहली मुलाकात के दौरान उसके प्रति इतनी दयालु क्यों थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसके यूनिक चार्म की दीवानी हो गई हो? तन्वी सच में फ्लोर की बुक्स से फेमिलियर थी। वो जल्द ही आदर्श के लिए किताबों का एक ढेर वापस ले आई। उसने आगे उससे कोई बात नहीं की। अवनी पर एक नज़र डालने के बाद वो जल्दी से वहाँ से चली गई। अवनी के साथ काम बांटने के बाद ये पता चला कि तन्वी ने जो बुक्स ढूंढी थी उसे ही आदर्श तलाश कर रहा था। कई लोगों के पास पास्ट में फेमस वैम्पायर्स के बारे में रिकॉर्ड थे और उन्होंने उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी थी। पास्ट की इंसिडेंट्स ने साबित कर दिया था कि वैम्पायर्स लहसुन, क्रॉस या लकड़ी से नहीं डरते थे। वे एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, पवित्र शुद्धिकरण वाले पवित्र जल से डरते थे। ये पवित्र जल निश्चित रूप से किसी धर्म की पवित्र वस्तु नहीं थी, बल्कि लाइट एलिमेंट के साथ मिक्स्ड लिक्विड था।